3 बैठकें, 3 तस्वीरें और 3 बवाल। जीतू पटवारी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कांग्रेस युवा नेतृत्व के हाथों में है, पर आलम यह है कि पुराना मर्ज नासूर बनकर रह रह कर उभर आता है। कभी हार को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटता है। हमारे लोग भी ऐसे थे जो हमारे साथ में रह के, पार्टी के साथ में रहेगा, उसके साथ भी गद्दारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। बड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं तो कभी भीतर घातियों और अंदरूनी कलह के चलते आस्तीन के सांप जैसे बयान भी सुनाई पड़ते हैं। शनिवार की बैठक का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। विधानसभा प्रभारियों की बैठक में 100 प्रभारी भी नहीं पहुंच पाए। पटवारी ने इस हाल पर नाराजगी जताई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने न आने के पीछे भी कुछ वजहें बताई। देखिए, कल शाम तक वो लिस्ट हमने फाइनल करी है, तो जो दूर के हमारे साथी थे उनको मैंने कल जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से फ़ोन लगवाया तो कई लोगों को सूचना नहीं मिल पाई, रिजर्वेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि जो रीवा, सिंगरौली, सीधी से दूर से लोग आना थे वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे। तो उनने आग्रह किया है कि आप हमारा डॉकेट जो है वो हमें व्हाट्सएप कर दें। जो दायित्व उनको दिया गया है वो मैं उनको शाम तक पहुँचा दूँगा। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अंतर कलह को पुराने जमाने की बात कहते हैं। पटवारी ये भी दोहराते हैं कि कांग्रेस मैं नहीं हम के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, पर बैठकें सारी सच्चाई बयां कर देती हैं और बीजेपी को फिर कहने का मौका मिल जाता है। देखिए, बड़ी मुश्किल से 230 विधानसभा प्रभारियों में से कांग्रेस मात्र 1 सैकड़ा विधानसभा प्रभारी आज बुला पाई। तो इसे चिर परिचित अंदाज में अपने नए अध्यक्ष जीतू पटवारी का स्वागत कहें कांग्रेसियों के द्वारा, या कमलनाथ और दिग्विजय गैंग के द्वारा जीतू पटवारी के कार्यक्रमों को फेल करने का सिलसिला हो, चाहे कुछ भी, पर 2024 की बिसात तो कांग्रेस बड़ी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि जीतू पटवारी और कमलनाथ कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। कैडर बेस्ड पार्टी कही जाने वाली बीजेपी बूथ से लेकर लोकसभा तक एक सी नजर आती है। संगठन और सत्ता दोनों स्तर पर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए डटी हुई है। मुद्दों और रणनीति के साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है और यही चुनौती कांग्रेस के सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बिखराव प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, नई कांग्रेस युवा नेतृत्व में पुरानी परेशानी कैसे दूर करेगी? सवाल नंबर 2, पुराना मर्ज कांग्रेस के लिए 24 में भी मुसीबत साबित होगा? सवाल नंबर 3, मजबूत एक्शन और कार्रवाई से कांग्रेस मैसेज क्यों नहीं देती? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नई कांग्रेस पुरानी परेशानी। कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जिसका हल नहीं होता, और कांग्रेस की अगर बात करें तो एक ऐसी पार्टी को कई बार ये बात जहन में आती है कि कैसे समझाया जाए, जिसने इतिहास के अपने 135-36 साला जीवन में अनेक उतार चढ़ाव और मोड़ देखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो 1980 के पहले जनसंघ थी, उसका 90 के पहले का सफर क्या था? पार्टी आजादी के बाद से संघर्ष कर रही है और सफलता कब मिलती है? जब उसके सांसद 80 के दशक में पहले 2 सांसद पहुंचते हैं लोकसभा में, और इसके पहले का पूरा सफर साइकिल, पैदल, लाई मुरमुरा लेकर चलने का है। लेकिन एक अनंत आशा साथ चल रही है कि एक दिन होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। लेकिन जो लोग कामयाब होने के बाद कामयाबी के भंवर में उलझकर नाकामयाबी की तरफ चले जाते हैं, वो शायद ज्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि संघर्ष से सफलता का रास्ता कांग्रेस ने भी तय किया है। लाठियां खाई, अंग्रेजों के अत्याचार झेले, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनके नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस ने अपना इतिहास गढ़ा। लेकिन जब लक्ष्य मिल गया तो लक्ष्य मिलने के बाद कहानी पीछे की तरफ आई। ये चुनौती कांग्रेस की ही नहीं है, ये बीजेपी की भी चुनौती है।
क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लक्ष्य को हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है, एक रिक्तता आती है शीर्ष पर बैठकर। अब क्या करें? लेकिन कांग्रेस अभी जिस भंवर में उलझ रही है वो उससे उसे बाहर आना होगा, और इसके लिए नैतिक साहस और नैतिक बल कि हमारे पास क्या नहीं है, इससे अधिक हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचना होगा। इसी पर हम बात करेंगे आज। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सुनील शुक्ला जी हैं, एडिटर हैं डिजिटल बंसल डिजिटल के, हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग। और ब्रज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सुनील जी, किस तरह देखते हैं आप चुनौतियां, समस्याएं? जहां हुकूमती वहां कई तरह की परेशानियां, विपत्ति नाना, ये बाबा कह गए हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग कई बार टेलीविज़न की भाषा में कहते हैं कुनबे की कलह, हार से हाहाकार। ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ एकमत नहीं होते लोग, जहाँ पर पार्टी की रीति नीति पर ही भरोसा नहीं होता, जहाँ सब अपनी अपनी राय लेकर चलते हैं। कांग्रेस में ऐसा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि क्या कहानी वही बार बार उभर के सामने आती है। शरद जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस जाहिर तौर पर एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, एक संक्रमण काल उसका कहा जाए, और संघर्ष से ही उसका रास्ता। मुझे कल का हमारा जो कल के मुद्दा की जो आज की जो हेडलाइन थी कि केमिस्ट्री से विक्ट्री, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी इंटरनल केमिस्ट्री जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे थे कि वो बैठक थी विधानसभा प्रभारियों की, और उसमें से 230 में से मात्र शायद बताया कि 100 लोग ही आ पाए, और उसमें कारण ये निकल के आ रहा है कि उन लोगों को समय पर उनको सूचना नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जो कहा जाता है कि कांग्रेस जो सबसे पहले कि उसको संगठन के तौर पर जो है उसको मजबूती, उसका मुकाबला एक ऐसे दल से जिसको अपन कहते हैं कि शीर्ष से लेकर और जो है बूथ तक जो है जो एक सूत्र में नजर आती है, वो कहीं ना कहीं ऐसा सूत्र, ऐसी एक रूपता अभी कांग्रेस के अंदर, जैसा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पर एक पीढ़ीगत परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन खाली एक चेहरे बदलने से मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं दूर होगी जब तक हम कह रहे हैं कि वो इंटरनल केमिस्ट्री एक हर एक कार्यकर्ता को जब वो लगे कि नहीं यार अब हमको ये संघर्ष के दौर से हमको इसको पूरे संघर्ष का सामना करना है और इस संघर्ष से गुजरकर हमको जो अपना लक्ष्य है उस तक पहुंचना है, तो जब तक मुझे लगता है कि एक एक कांग्रेस के अंदर ये भावना नहीं आएगी और मुझे लग रहा है कि ये सब बुनियादी तौर पर ये सब नीचे से मुझे लग रहा है कि ये प्रयास होना चाहिए, ऊपर से जो प्रयास होंगे ये मुझे लग रहा है कि उतने फलीभूत नहीं होंगे। निश्चित तौर पर सुनील जी, और बात वही है कि जब आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनती है जो दिल्ली से बाहर निकल जाती है और दिल्ली में बीजेपी को करारी टक्कर देती है, हालांकि अभी खुद टक्करों में उलझी हुई है, लेकिन फिर भी वो मिसाल तो है कि अगर आप जनता के मन के मुताबिक रीति नीति से आगे बढ़ते हैं और लंबे समय तक एक राह पे चलते हैं, तो लोग तो चाहते हैं कि हाँ वो भी नए विकल्पों की तलाश में हमेशा रहते हैं। और बीजेपी का तो उदाहरण सामने ही है कि 40 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के बाद एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को लोगों ने आजमाया, राज्यों में भी और 2014 के बाद केंद्र में भी। ब्रज गोपाल जी, मसला कांग्रेस का है लेकिन मसला सभी का है, मसला बीजेपी का भी होता है, क्योंकि कोई भी मसला जो कांग्रेस का है वो बीजेपी का भी है और जो बीजेपी का है वो कांग्रेस का भी है, क्योंकि जो लोग साथ रूप से प्रतिस्पर्धी के तौर पर काम करते हैं उनके मसले कहीं ना कहीं किसी न किसी तल पर आपस में जुड़े ही होते हैं। जी, आप भी लगातार समायोजन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी नीचे शरद जी, परंतु देखें हमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना पड़ेगी। एक, आपने बात को आधा छोड़ दिया था कि रामायण की 2 चौपाइयों का आप उद्धरण कर रहे थे कि सुमति कुमति सबके उर रहे ही नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति नाना। देखिए यही कांग्रेस की आज की स्थिति है कि जब आप कुमति में हैं, इस परिस्थिति में कैसे लोग आपके साथ जुड़े रहें, ये आपका संकट है। और कांग्रेस में ये नया नहीं है, कांग्रेस में व्यक्तियों के आधार पर कार्यकर्ता जुड़े हैं और कार्यकर्ता किसी न किसी व्यक्ति के समर्थक हैं। कोई कमलनाथ जी का है, कोई दिग्विजय सिंह जी का है, कोई सुरेश पचौरी जी का, अन्य बहुत नेताओं के और जीतू पटवारी जी के भी समर्थक है। मैं ये नहीं कहता कि उनके समर्थक नहीं, परंतु विचारधारा के आधार पर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं जुड़ा है। और ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि किस तरह नहीं जुड़ा, उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं।
अभी 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। इनके लाखों लाख कार्यकर्ता हम लोग अक्षत वितरण के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो 2 माह पहले कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, वो आज राम मंदिर जाने की गुहार जनता। जी, ठीक बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अवनीश जी, सवाल कई तरह के हैं। बात सही है कि आपके अर्जुन मोड़वड़िया जी भी कहते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, आस्था का प्रश्न है। ये वो अंतर्द्वंद है। और मुझे याद आता है कि जब दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी तो उन्होंने कहा था, जैसा मैं कह रहा था कि मसला बीजेपी का भी है, मसला कांग्रेस का, उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मेरे साथ चले नर्मदा परिक्रमा पर, और वो मुझसे कह रहे थे कि आपके बारे में सुना तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा था, लेकिन आप बहुत ठीक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तो चीज़ें आखिर बीजेपी कांग्रेस भी मनुष्यों की पार्टी है, वहाँ भी राम की उतनी मर्यादा और पूजा है। ये अंतर्द्वंद क्यों उभर के सामने आ रहे हैं कांग्रेस के? जी सर, कोई अंतर्द्वंद नहीं है। सबसे पहले मैं इस बात पर टिप्पणी कर दूं कि देखिए, जो हमारे सनातन सभ्यता के जो 4 मठाधीश हैं, पीठाधीश हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि उसमें शास्त्रों की अनदेखी हो रही, तो हम नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी आप देखें, किसी पर रोक नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सोनिया जी उस तारीख में नहीं जाएंगे, उसके बाद जा सकते हैं, उसके पहले जा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं। कमलनाथ जी जा रहे हैं। कमलनाथ जी तो आप देखें श्री राम का जाप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और जिसको जाना है वो जा सकता है शरद जी, किसी पर रोक नहीं है। लेकिन बस जो बात है 2-3 लोगों की जो नहीं जा पा रहे, उनकी अपनी देखिए कई बार निजी वो भी हो सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उसके पहले हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे भी पूछना चाहिए, उनकी बात का जवाब मांग कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि मंदिर अभी अर्धनिर्मित है, मंदिर अभी निर्माणाधीन है। पहली बात शरद जी। और जो हमारा आज का विषय है, अब मैं उस पर लौटता हूँ शरद जी। जो आज अभी कहा जा रहा है, मैं भी सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को कि मुश्किल से सैकड़ा भर हमारे प्रभारी है, ये सत्य नहीं शरद जी। प्रेस नोट उठा के देख लें, नाम के साथ लिखा है कि 167 हमारे प्रभारी आए हैं। और बाकी आपको याद होगा शरद जी कि जीतू पटवारी जी निरंतर पिछले 3 दिनों से ग्वालियर चंबल के दौरे पर 32-33 विधानसभा वो खुद कवर करके लौटे हैं। तो कई बार ये भी हो जाता है कि मुलाकात तो कई लोग नहीं आते। और आपने देखो, जिस दिन से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, निरंतर वो बैठकें करें, निरंतर प्रभारी आ रहे। और ये बात सही है शरद जी कि राजनीति के अलावा इंसान का निजी जीवन भी होता है। जिला अध्यक्षों की बैठक जिस दिन से जीतू पटवारी जी बने 2 बार भोपाल आ चुके हैं, जिला प्रभारियों की बैठक 3 बार हो चुकी, तो कई बार नहीं आते हैं। कुछ ये भी होता है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा 170 के आसपास हमारे विधानसभा के प्रभारी आए हैं। पहली बात शरद जी। सबसे बड़ी बात, मैं आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता कहेगा कि हाँ, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात से इनकार नहीं करता, लोया साहब की बात से मैं हाँ मिलाता हूँ कि हाँ, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, बिल्कुल व्यक्तियों की पार्टी है। तभी तो हमारा नेता जब आपके यहाँ छोड़ के जाता है जनाब, तो वो डंके से चुनाव जीतता है, उसका संगठन साथ में मिलता है आपको। आपका नेता जब हमारे यहाँ आता है वो हार जाता है, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो, कैलाश जोशी जी का बेटा हो, कोई भी, क्योंकि हमारी पार्टी लीडर बेस्ड है, आपकी पार्टी नहीं है लीडर बेस्ड। हमारे लीडर में ताकत है, तभी तो आप उनको प्रलोभन दे दे के अपने यहाँ ले जाते हो। बाकी सर जी, मैं कहूँगा कांग्रेस की यही ताकत है कि जो उसके जो नेताओं का संगठन है शरद जी, वो कांग्रेस के कहते हैं ना, वो कांग्रेस का असली ताकत है, कहते हैं असली घी है, ब्रेड एंड बटर है। बाकी एक और बात शरद जी, ये आपने भी माना, सबने माना, पिछले हम कई महीनों से चुनाव में थे, सब चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस ने इससे मजबूत चुनाव कभी नहीं लड़ा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन कई वर्षों बाद संगठन पे काम किया गया और काम हुआ। अच्छा ठीक है, नतीजे नहीं आए, हमेशा नतीजे नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वोट बैंक को नज़रअंदाज कर दें। जो हमारा वोट बैंक घटा नहीं, जितना था उतना ही रहा। नहीं तो सीटों की तुलना वोट बैंक घट जाए तो हम मानते शरद जी कि हाँ, हमारे संगठन में कोई बहुत बड़ा छेद है, कोई बहुत बड़ी त्रुटि है जो हम नहीं समझ पा रहे। हम तो आज कहते हैं ठीक है, नतीजे नहीं आए, आगे की लड़ाई लड़ेंगे, 2024 का जो लोकसभा वो लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम तो लोया साहब आपसे बहुत ज्यादा कितने वो लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप लोगों ने 50 साल लड़ाई लड़ी है। हम ठीक है साहब, थोड़ी हम भी लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक दृश्य याद आता है, मैं तब एक कब जर्नलिस्ट के तौर पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद था, और ये 1998 का कुछ ऐसा ही चुनाव था कि जिसमें दिग्विजय सिंह सरकार का पहला टर्म पूरा हुआ था और हार मानी जा रही थी तय कांग्रेस की कि दिग्विजय सिंह अब सत्ता में नहीं रहेंगे। और बीजेपी कार्यालय में एक बड़े नेता के पास मैं अपने एक सीनियर के साथ गया था, और वहाँ एक कार्यकर्ता बड़ी ज़ोर से
दुखी होने के बाद उसने पहले तो अपनी पीड़ा व्यक्त की, नतीजे आ चुके थे, और उसके बाद उसने जय श्री राम कहा और उसने कहा प्रभु नैया पार लगाना, ये दिन बहुरे हमारे, क्योंकि उसे लग रहा था कि 10 साल का ये सफ़र बड़ा मुश्किल होगा। सफ़र मुश्किल होते हैं ना सुनील जी, लेकिन आशा एक ऐसी खेवनहार है, जिसके पास आशा है उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के पास ये आशा का दीपक कमजोर क्यों हो रहा है? ये हम क्यों, आप ऐसे बेचैनी की तरफ से बढ़ रहे हैं कि आपको लगता है कि आप सत्ता की पार्टी बनना चाहते हैं, हमेशा आपको हमेशा ये लगता है कि आप सत्ताधारी पार्टी के तौर पर ही आगे बढ़े? जाहिर तौर पर शरद जी, यदि कांग्रेस की बात करें तो लंबे समय तक हम कहें कि वो केंद्र में एक लगातार सत्ता में रही है, और आज की राजनीति जो कहें कि वोट की राजनीति और उसमें चुनाव नतीजे में जीत और हार वही आपका परफॉर्मेंस तय करती है। तो मुझे लगता है कि लगातार एक के बाद जो हार हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अभी हमारे जो साथ में बैठे हुए हैं बुंदेला जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने जिस तरीके से आज जो बात कही है कि कुछ जो कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, और ये शीर्ष को की जिम्मेवारी है कि वो हर कार्यकर्ता में इस तरीके की आशा की भावना जताए कि हमारा संघर्ष का दौर है। और मुझे लगता है कि जो हम अभी बात कर रहे थे एक अंतर्द्वंद की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो भी राष्ट्र की जन भावनाओं से जुड़े जो संवेदनशील या भावनात्मक मुद्दे हैं, इसको लेके जो कांग्रेस, जैसा अभी हम कहें कि ये राम मंदिर वाला इशू है, उसमें कहें कि कांग्रेस जिस तरीके से हर बार ये होता है कि वो ऐसा लगता है कि कुछ दुविधा में है, वो तय नहीं कर पा रही कि इधर या उधर, और जब बीजेपी एक तरीके से उन पे वो चस्पा कर देती है कि अरे ये तो राम के विरोधी हैं, ये तो ये हैं, तो फिर ये कांग्रेस सफाई की मुद्रा में आती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जब तक ये जो राष्ट्रीय जनभावना से जुड़े मुद्दे हैं, और जो हमने बात कही थी, जब तक वो जनता के साथ में अपना तादाद में स्थापित नहीं कर पाएगी, और मुझे लग रहा है ये प्रोसेस जो है कांग्रेस में, जब तक सड़क पर उतर के, आपने दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो आरएसएस के लोग भी आए और उन्होंने अपने आप को एक मिथ था उनकी व्यक्तित्व को लेके वो टूटा। तो मुझे लगता है कि पूरे कांग्रेस को शीर्ष से लेकर उसके हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं ये संघर्ष वाली स्थिति को और सड़क पर उतरकर अपना ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं भाई, कांग्रेस आज भी जो है वो भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक नहीं हुई है, वो आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी जनभावनाओं के साथ में वो जो है वो जनता के साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा और दूसरे राज्यों में भी देखा, तो नैतिक बल जो है वो हर हार के साथ टूटने के बाद उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे। ब्रिज गोपाल जी, संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी के एक बड़े नेता से एक बार हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे क्षय रोग होता है, जो एक समय राज रोग भी कहा जाता था बड़े लोगों को होने वाली बीमारी है ये, तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, उन्होंने कहा इसी तरह राजनीति की बीमारी है कि राज रोग लग जाए आपको, तो शरीर दुर्बल होने लगता है, मिलता सब कुछ है लेकिन शरीर एकदम दुर्बल होता जाता है और क्षीण होता चला जाता है। तो राज रोग ना किसी व्यक्ति को लगना चाहिए ना किसी संगठन को लगना चाहिए। आपके यहाँ संघ एक ऐसा परामर्शदाता के तौर पर मौजूद संगठन है जो हमेशा आंख में आंख डाल के बताता, कहता रहता, सावधान, होश में आइए, काम करते रहिए, सब क्षणिक है। लेकिन ये दायित्व तो बीजेपी का भी है कि वो भी अपनी आंख में आंख डालकर रखे, क्योंकि राज रोग बड़ा खतरनाक होता है। जी निश्चित शरद जी, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि राज रोग नहीं होना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया 1998 के चुनाव का, तो देखिए उसके बाद हमने सीखा, भारतीय जनता पार्टी ने सीखा कि हमें आगे का रास्ता किस तरह से निकालना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है। और उसी 1998 की जीत के बाद दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था, आपको वो भी याद होगा कि चुनाव जनता के काम कर कर नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट के आधार पर जीते जाते हैं। तो देखिए हमने भी सीखा था और कांग्रेस ने भी सीखा था। अब कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी ने जो पाठ सीखा था वह जनता ने नकार दिया कि मैनेजमेंट से नहीं, जनता के कल्याण से ही चुनाव जीते जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे बुंदेला साहब कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जो लोग नेता आते हैं वो हार जाते हैं। बिल्कुल सच, हार जाते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा से कहते हैं कि हम तो विचारधारा आधारित पार्टी है ना। तो आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर नहीं जा सकते, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो।
कोई भी व्यक्ति हमारी विचारधारा को लेकर नहीं जा सकता है, और जब विचारधारा वहीं रह जाएगी चलिए, तो जी। हमारा मतदाता भी उसी से प्रेरित है। जी। एक बात और कह दूं जी, कि बहुत कांग्रेस कम वक्त पार्टी है की मेरे पास, समस्या जी। जो आज है, शरद जी आप जानते हैं कि कामराज के जमाने से उसे बदलने के प्रयत्न हो रहे हैं, मगर कांग्रेस बदली कभी नहीं है। कांग्रेस जी, अंततः जी। घूम बुंदेला फिर साहब। नेहरू गांधी परिवार के बुंदेला आसपास। साहब, जी जी। जो एक मजबूत संगठन मिला है जीतू पटवारी जी को, ठीक है नतीजे नहीं आए, और जीतू पटवारी जी उस पर बहुत कहते हैं ना बहुत बेसिक काम कर रहे हैं। उनने आप देखें उन्होंने बिल्कुल मूलभूत से स्टार्ट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम एक बड़ी हार से गुजरे हैं, तो आगे जाके कई सारी चीज़ों को अभी भी सुधारने की आवश्यकता है। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आपने देखा वो नया ट्रेंड जो बहुत पहले चलता था कि नीचे हम फर्श पर बैठ के कर रहे हैं, तो मुझे लगा जीतू पटवारी जी 1 to 1 सबसे बात कर रहे हैं। जी सुन लीजिए, समस्या ये है कि जिसे आप काम चलो देते हैं, सब बोलो आप। उससे शेष लोग काम नहीं नहीं नहीं, चलिए बोल लीजिए बुंदेला साहब, बोल तो लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सर जी हम इस बात को मानते हैं कि हम एक बड़ी हार से गुजरे हैं, और जीतू पटवारी जी उस पर काम भी कर रहे हैं। और आप देखें जो तुरंत वो बैठकें कर रहे हैं, जब मैं बता रहा हूँ जब से वो अध्यक्ष बने संक्षेप में हैं सर, वक्त 8 से 10 बैठकें अब तक कर चुके हैं। वो निरंतर और दौरे भी करके आए ग्वालियर चंबल संभाग के। तो आगे आने वाले समय हम कह सकते हैं नतीजे बहुत अच्छे हैं, अच्छे आएंगे, और हम आशान्वित हैं। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। बुंदेला साहब, ये बहुत ज़रूरी भी है, आपके ऊपर एक नैतिक दबाव ये भी है कि लोकतंत्र की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपका दुरुस्त और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये जनता की तरफ से एक अपेक्षा आपसे है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद लोया साहब का, बहुत धन्यवाद बुंदेला साहब का, और बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बोल माटी बोल। नमस्कार।